तो अब क्या देखोगे, ये -12 एटमॉस्फेयर लीटर, आप इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा और लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आप उसको कर सकते हो यूनिट बदल के। ये आ गया। अब बताना है B2C कैसा प्रोसेस है। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है, बिल्कुल सही बात। ये आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा बताओ तो, वर्क ड्यू टू एक्सपेंशन क्या होगा? कंप्रेशन होगा ना। कंप्रेशन कैसे है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है ना वॉल्यूम चेंज। तो आइसोकोरिक में वर्क जीरो हो जाता है। क्यों? नो वॉल्यूम डेल भी यहाँ पर जीरो है, चूंकि आइसोकोरिक में जीरो हो जाएगा। अब देखो C2D ऐसा प्रोसेस है। ये फिर आइसो बारिक, आइसो बारिक प्रोसेस है। कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? सी से डी जाने में जरा देखो ना, सी पे कितना वॉल्यूम है हमारा? सी पे 4 लीटर है और डी पे क्या है? 1 लीटर है ना? देखो VC, VC तुम्हारा वॉल्यूम VC पे 4 लीटर है कि नहीं? और VD पे 1 लीटर है। तो आप क्या बोलोगे, एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? कंप्रेशन है। और कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है। तो वर्क सी से डी जब करेंगे तो हम लोग माइनस लगाते हैं पी डेल बी, ये तो हमेशा करते ही करते हैं। तो माइनस पी कितना हो गया? पी हमारा अभी है 2 है पी, देखो P2 है। और वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज 1 -4 हो गया। समझ में आया? वॉल्यूम में चेंज 1 -4 हुआ। फाइनल माइनस इनिशियल, वॉल्यूम चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं? वहां 4 -1 क्या था, यहाँ 1 -4 कर दिया। तो देखो -2 इंटू -3 तो 6 आ गया। 6 एटमॉस्फेयर लीटर। नाउ व्हाट इज टोटल वर्क? तो सर टोटल वर्क in the expansion, sorry, total work in the cyclic process क्या हो जाएगा? सर आवाज आवाज नहीं आ रही है? तो अब देखो क्या होगा, -12 + 0 फिर +6 + 0, यही तो होगा टोटल वर्क। क्योंकि D2A भी जाओगे फिर से WD2A, तो ये भी तुम्हारा ऐसा प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। सो यहाँ भी WD2A 0 हो जाएगा, WD2A 0 हो जाएगा। तो नाउ आवर आंसर इज -6 एटमॉस्फेयर लीटर। क्या समझ में आया बात? क्लियर है तो नोट कर सकते हो इसको। अब देखो ये -6 ये किसके बराबर है? ये बराबर है तुम्हारा, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो इनसाइड रीजन है, यही इसी एरिया के बराबर। साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरिया बनेगा, इसका जो एरिया आएगा वही आंसर है। देख लो, आप देख सकते हो। एरिया क्या आएगा इसका?
रेक्टेंगल एरिया 6 ही आएगा सर। 3 into 2 6। अब ये तो डिपेंड करेगा ना पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, हाँ सर। वो तो डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये तो पता लगा लिए 6 इन मैग्नीट्यूड, बट इस केस में ये -6 होगा, -6 एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हाँ सर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लो एक अंडा की तरह है, और ये वॉल्यूम है इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, और इधर प्रेशर है इन एटमॉस्फेयर। ये हमारा 1.5 ATM है। ये 3 ATM है। ये 3 लीटर है। और ये 6, 3 है और ये 6 है। और हमारा प्रोसेस कैसा हो रहा है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसे करके जा रहे हैं, फिर ऐसे गया, तो फाइंड टोटल वर्क, फाइंड टोटल वर्क फ्रॉम ए टू सी टू बी, बी टू डी एंड डी टू ए। इसमें टोटल वर्क क्या हो? अभी जस्ट जैसे ऑब्जर्व किया था, जो टोटल वर्क ऐसे साइक्लिक केस में क्या होता है, एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, यही होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो यहाँ पर भी एरिया कितना होगा, तो एरिया हमारा ये पार्ट, यही शेडेड रीजन जो है ना, ये कौन सा कर्व है बता सकते हो, ये कौन सा कर्व है, इस कर्व को क्या कहते हैं, और इसका एरिया क्या होता है जानते हो? बोलो, क्या होता है इसका एरिया, कोई बताओगे? वैश्विक yes sir, एरिया क्या होता है इसका, ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है तुम्हारा इलिप्स, yes sir, इट इज एन इलिप्स।
एंड व्हाट इज एरिया ऑफ इलिप्स? सर्किल का एरिया तो जानते हो ना, एरिया ऑफ इलिप्स। अरे ये सर्किल कब होता, अगर थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टली दबा देते तो सर्किल बन जाता कि नहीं। एक बॉल है, मान लो बॉल को जब Yes. तुम किसी वॉल पे मारते हो तो थोड़ी देर के लिए वो इलेक्ट्रिकल शेप ले लेता है कि नहीं ले लेता है? एक साइड दब Yes, दिया sir. तो इलेक्ट्रिकल ले लेता है। यानी कि अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा चिप बॉल ही है, थोड़ा सा दबाने का प्रयास करो तो ये सर्किल के शेप को ले सकता है ना जी। इलिप्स और सर्किल में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। क्या का किसका डिफरेंस है? जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, देखो इलिप्स है, मैं इलिप्स फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर और बताता हूँ क्या तो एक्सिस होते हैं। ये मान लो है हमारा इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स। ओके, ये इलिप्स है। इस इलिप्स में एक ये लाइन बनाया, इस लाइन को सपोज हमने ब्लू से कर, और एक और लाइन बनाते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए, ये जो ब्लू से बना हुआ है इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है, तो इट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। और इसका लेंथ जो है कहलाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ये 2a के बराबर कहा जाता है। कहा क्या जाता है? इसकी वैल्यू 2a। और जो दूसरा है ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और इसे हम लोग कहते हैं कि ये 2b के बराबर। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स ये होता है पाई ए बी। और अगर ए बी बराबर हो गया, सर्किल बन गया, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। यही अगर सर्किल कब होगा? इट विल बिकम इलिप्स becomes circle, ellipse becomes circle if a equal to b equal to r हो जाए। तो देखो फिर इलिप्स ऑफ सर्किल का एरिया फिर क्या होता है? सर्किल एरिया ये पाई इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना सर्किल का एरिया। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इलिप्स का एरिया याद रख सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर इस केस में एरिया क्या होगा इलिप्स का? अब यहाँ पर इलिप्स का एरिया बता 9 pi सकते by हैं 2. क्या होगा? 9 Pi by 2. 9 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 कैसे होगा? तुमने क्या किया? मैं देखता हूँ तुमने क्या किया। 9 पाई बाय 2 करने का मतलब 3 into 3/2। 9 pi by 8. हाँ, अभी सही है, सही बोले। क्योंकि इसमें 2a, ये जो देख रहे हो ना मेजर एक्सिस, 2a का वैल्यू 3 है, समझे? और 2b का वैल्यू
1.5 तो है। 9 पाई/8 है ना आंसर? हाँ, तो 9 पाई/, तो 3/2। तो ए का वैल्यू आ गया हमारा 3/2 और बी का वैल्यू आ गया 3/4। सो अब हम लोग इलिप्स का एरिया सही लिख सकते हैं, पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई ए का वैल्यू 3/2, बी का वैल्यू 3/4। सो 9/8 पाई एटीएम लीटर। ये किस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आंसर बोलेंगे। एटीएम लीटर इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, सॉरी, हाँ एनर्जी, सही बात है, एनर्जी का ये भी यूनिट है, तो जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा इस तरह। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा बता सकते हो कोई? ये तो हमने निकाल लिया, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा? बोलो, कैसे पता लगाए? सोच के बताए, चलिए मैं बताता हूँ। जब ए से बी भाया सी जाता है, ए से बी भाया सी जाता है, तो जो प्रेशर है, कंपेयर कीजिए, जब बी टू ए आता है भाया डी, इस दोनों में प्रेशर हमेशा भाया सी वाला जो रास्ता है उसमें ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, जरा बताना। क्योंकि हाँ ये सर। आइसोबारिक तो है नहीं, जाके तो कि हम उसको डायरेक्ट पी डेल भी कर दें, ये आइसोबारिक नहीं है। लेकिन जरा ऑब्जर्व करोगे, जब ए टू बी जा रहा है भाया सी, तो प्रेशर हमेशा नीचे वाले वाला जो कर्व था उससे ऊपर ही रहेगा ना प्रेशर। कोई भी पॉइंट ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब देखो, अगर हम लोग इस टाइप से कोई भी पोजीशन ले लें, सपोज यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर दे, एक लाइन ड्रॉ करें और हम लोग चेक करें, जैसे यहाँ का लाइन। अब जरा देखिए, यहाँ पर जो प्रेशर है, जो यहाँ पर प्रेशर है, ऑब्वियसली ऊपर वाले का प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, है ना ज्यादा? तो अगर ऊपर की ओर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और नीचे साइड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज को हम लोग, एक्सपेंशन को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो जब ऊपर से जा रहा है तो एक्सपेंशन निगेटिव, और नीचे वाला केस में कंप्रेशन पॉजिटिव, और प्रेशर ऊपर की ओर ही ज्यादा है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड में भाया सी वाला जो पाथ है वो ज्यादा होगा, और भाया डी वाला मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इसलिए हमें आंसर निगेटिव में रखना पड़ेगा, इसका आंसर निगेटिव। क्या समझ में आया ये बात? एक बार सोच के देखिए, जो मैंने बताया है ये क्यों निगेटिव है। देखो और बताओ, क्या क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रहा? सर ये वाला फिर से बताइए ना। क्लियर हुआ? सर एक और बार बताइए। ठीक है, देखो, जब यहां से ऐसे गए, तो हर जगह पी डेल भी, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट तो है नहीं ना, तो हमें पी और इसके बीच में कुछ रिलेशन होगा, और उसके बाद रिटर्न ऐसे हो रहे हैं। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट पाथ है, ये मान लो सेकंड पाथ है। फर्स्ट पाथ में जो जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन का पाथ है।
और ये किसका पाथ है? ये कंप्रेशन का पाथ है। तो एक्सपेंशन वाले पाथ में एट एवरी पॉइंट वर्टिकल लाइन ऐसे करके बनाते जाओ, तो एट एवरी पॉइंट प्रेशर जो है ऊपर वाले का ही ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? प्रेशर हमेशा ऊपर वाले का ही ज्यादा रहेगा। आप देखो, प्रेशर जिस केस में ज्यादा रहेगा उसी केस में तो वर्क ज्यादा होगा, कि डेल भी तो हर स्मॉल चेंजेस के लिए वो तो सेम ही रहना है। मान लो यहाँ से यहाँ इतना सा चेंज किया, जस्ट इतना सा चेंज किया, इस चेंज के लिए और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, अब जरा देखो, ये यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ, डेल भी दोनों के लिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ? होगा। वॉल्यूम में चेंज बराबर हुआ, लेकिन ऊपर प्रेशर ज्यादा है। मान लो ऊपर प्रेशर जो है P प्लस कुछ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ P ही है, और हम बोल रहे हैं एक्सपेंशन है ऊपर। एक्सपेंशन कैसा होता है? निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज मोर, और ये ऑब्वियसली लेस हो गया इन मैग्नीट्यूड वाइज। तो निगेटिव वर्क मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है हर पोजीशन पे, तो टोटल वर्क निगेटिव नहीं होगा। होगा सर। समझ में आया? हाँ सर। वैसे भी कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क निगेटिव होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज था। इन एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, then work will be negative. क्लॉकवाइज में वर्क हमारा निगेटिव हो जाएगा, और यही चीज अगर हम लोगों ने ऐसा बनाते, ये मान लो हमने सर्किल बना दिया इस बार, वॉल्यूम इन लीटर, and here pressure in atmosphere, ये 1 है, और ये हमारा 5 है। ये 2 है, और ये 6 है। प्रोसेस इस तरह से हो, ये ए बी, और इसको हम लोग ए बी सी और डी बोलते हैं। ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी, एंड डी टू ए। फाइंड वर्क in the above cyclic process। क्या होगा? अब सबसे पहले बताओ, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव Positive. होगा? बताओ।
नेगेटिव होगा। निगेटिव होगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा ना। सर एंटी क्लॉक जा रहा है सर। हाँ तो हमने क्या बोला? क्लॉकवाइज में निगेटिव बोला ना। देखो क्लॉकवाइज में यस क्या सर, सही चलेगा। मैंने पॉजिटिव बोला। हाँ पॉजिटिव ठीक है, क्लॉकवाइज में निगेटिव। और ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए से बी गया, ए से बी गया, अगर भाया सी गया है तो ये वाला तुम्हारा क्या है, एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? ये तुम्हारा ए से सी जाना एक्सपेंशन है। लोअर लोअर प्रेशर पे ये हो रहा है, ए से सी टू बी ये जा रहा है लोअर प्रेशर पे, और हो क्या रहा है, एक्सपेंशन, यानी नीचे वाला निगेटिव बन रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि वो कंप्रेशन हो रहा है। तो टोटल वर्क हमारा, वर्क जो है पॉजिटिव होगा। और वो वर्क किसके बराबर होगा? एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल तो तुम लोग निकाल ही सकते हो, कितना आएगा देखो, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम ही थे। बताओ क्या होगा एरिया ऑफ सर्किल? पाई इंटू आर, रेडियस क्या है? 4। 4/2 ना, हाँ सर। स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 पाई लीटर एटमॉस्फेयर। ये हमारा हो जाएगा 4 पाई लीटर एटमॉस्फेयर। और आगे बढ़े तो हमें लगता है तुम लोगों को चीजें एक बात समझ में आई है। अब ये सारा का सारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये समझ लो। ऑल एभव, all the above process are, all the above process where reversible process। अब तुम पूछ सकते हो सर ये सब रिवर्सिबल है तो इररिवर्सिबल क्या है? ध्यान दो, जैसे ही हम लोग रिवर्सिबल बोल रहे हैं कोई भी प्रोसेस को, ये प्रोसेस है मान लो, ये तुम्हारा पीवी डायग्राम है, वॉल्यूम है और प्रेशर है। तो ए से बी गया, और जब भी तुम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो, हार्ड लाइन, सॉलिड लाइन, तो बताता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस। सॉलिड लाइन स्टैंड फॉर रिवर्सिबल। क्या बताता है? सॉलिड लाइन स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सर सॉलिड लाइन मतलब? बता रहा हूं। अब इररिवर्सिबल कैसा होगा? इररिवर्सिबल मान लो इस तरीके से, इसमें इररिवर्सिबल का पाथ हम बता ही नहीं सकते, कोई पाथ होता ही नहीं उसका इररिवर्सिबल का। समझे? किस समय क्या होगा कुछ नहीं पता चलेगा, किस समय क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम तुम बता ही नहीं पाओगे उसको। इसलिए हम लोग डॉटेड बता देते हैं, इट इज डॉटेड। यानी कि तुमसे अगर पूछेगा बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, तुम नहीं बता पाओगे। इस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बस तुमको इनिशियल और फाइनल के बारे में बता पाओगे। इसलिए ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डॉटेड लाइन, इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process represented by dotted line। समझ में आया? irreversible process represented by dotted line। तो ये irreversible है,
और इरिवर्सिबल के केस में तुम जैसे वर्क निकालते हो नहीं निकाल सकते। जिस मेथड से तुम चाहोगे कि हम वर्क निकाल दें एरिया करके, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें रास्ता ही पता नहीं है उसका, किस रास्ते से वो जा रहा है। वो झूठ मूठ का हम दिखा दिए हैं ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, उस केस में हम लोग ऐसे डायरेक्ट जो है एरिया निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डायग्राम मैं ले रहा हूँ। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डायग्राम्स मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। एक ये डायग्राम लिया है, और भी कुछ डायग्राम मैं निकाल रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना सफिशियंट होगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो ये चार डायग्राम है हमारे पास, इसमें डॉटेड कहाँ लगा हुआ है बोलो तो? कौन कौन से डायग्राम में डॉटेड लगा हुआ है? ये हमारा मान लो फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। इसमें बताइए डॉटेड किस किस डायग्राम में लगा हुआ है? सेकेंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड थर्ड फोर्थ में डॉटेड लगा। इस हमें जाना तो है हर जगह, हर जगह हमें कहाँ जाना है? देखो हमारा स्टार्टिंग है P1 V1 से, जाना कहाँ है? जाना है P2 V2 तक ही जाना है। हर जगह हमें P1 V1 से P2 V2 तक ही जाना है। लेकिन
और ग्राफ देखकर तुम बता भी दोगे ये क्या है, ये एक्सपेंशन है ना, है कि नहीं, ये एक्सपेंशन। ये सब एक्सपेंशन है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डायरेक्टली जो कर्व दिया हुआ है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग अंडर एरिया अंडर द कर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने डॉटेड दिया। ये डॉटेड ऑलमोस्ट ये वाला जो कर्व था इसी के जैसा बना दिया गया, ऑलमोस्ट सेम बना दिया गया, लेकिन ये पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, दिस इज योर रिवर्सिबल पाथ, यही पाथ इसी में बताया जा सकता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसी में तुम्हारा पाथ बताया जा सकता है, और किसी में भी पाथ नहीं बताया। तो ये हमने यूं ही बना दिया है कि देखो ऐसा रहा होगा। मान लो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक, तो पहला वाला तो अच्छा है, उसका शेडेड रीजन हमने निकाल लिया, लेकिन दूसरा वाला ऐसा नहीं है, वो रिवर्सिबल है ही नहीं। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जैसे इस एग्जाम्पल को देखो क्या कर दिया, इस क्या किए, एक्सपेंशन का ही दिख रहा है, यहाँ Q1 है वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो अचानक से एक केस होगा कि अचानक से इधर का हमने प्रेशर को सॉरी ये प्रेशर को इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये तो आइसोबारिक का डायग्राम हो गया आई थिंक। इसको छोड़ दो, ये वाला छोड़ देते हैं, आइसोबारिक नहीं हम लोग को करना है। या कोई नया डायग्राम इसके लिए हम लोग खुद ही बना लेते हैं, इसको हटा दें, ये काम नहीं। हटा तो सकते, डायग्राम तो अच्छा ही है ना, तो क्यों ना इसको हम लोग सिर्फ इरेज कर दें। इरेज करने के लिए ये हटा, नहीं ये रहे, ये इसको ये। तो क्या करते हैं, अचानक से अभी स्टार्टिंग में प्रेशर जो था इसका P1 था, और इधर प्रेशर हम क्या कर दिया, एट रैंडम प्रेशर P2 कर दिया, ठीक है, और P2 क्या है, लेस देन P1 है। अचानक से ही प्रेशर हमने ये कर, स्टार्टिंग में दोनों साइड P1 था, जैसे ही P2 करोगे तो पिस्टन किधर की ओर मूव करेगा, क्या लेफ्ट की ओर मूव करेगा पिस्टन, बोलो, पिस्टन लेफ्ट की ओर मूव करेगा या नहीं करेगा, बोलिए, लेफ्ट की ओर, सॉरी राइट की ओर मूव करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। हम लोग हीट सप्लाई भी कर रहे हैं इधर, वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा, और धीरे धीरे ये वाला प्रेशर जो देख रहे हो, गैस का प्रेशर, इट विल मूव टुवर्ड्स P2। P2 क्यों ऐसा होगा, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा प्रेशर घटना शुरू होगा कि नहीं होगा, घटना शुरू होगा, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। राइट साइड में जैसे पिस्टन बढ़ने लगेगा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और हम लोग मान के चल रहे हैं आइसोथर्मल है, सिचुएशन इज आइसोथर्मल, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर घटेगा, पीवी कांस्टेंट वाले रूल से, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के रूल से, और कुछ समय के बाद ये P2 के बराबर, कुछ समय के बाद ये जो गैस का प्रेशर है क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आफ्टर सम टाइम, जब वो रीच कर जाएगा यहाँ पर, पिस्टन जैसे ही आ जाएगा इस जगह पर,
गैस का प्रेशर P2 होगा। तो इस केस में जो हमारा वर्क होगा, वर्क का ये जो कर्व देख रहे हो, इसका ये वाला पार्ट जो शेडेड रीजन, इतना ही सा हमारा वर्क, यही वर्क। क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क होता है एगेंस्ट, किसके एगेंस्ट वर्क किया। वर्क क्या होता है, वर्क होता है प्रेशर इनटू डेल वी, और ये प्रेशर जो है किसके एगेंस्ट हुआ, P2 के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हुआ, अगेंस्ट P2, जो कि हमारा ये P2 देख पा रहा है। क्या बात समझ में आया कुछ? सेकंड देखो, थर्ड केस में क्या है, यहाँ दिस इज वन स्टेप, एक ही बार में हमने इसको कर दिया, वन स्टेप प्रोसेस P2 पे लाए और कर दिए। लेकिन अब देखो इसमें क्या है, ये मान लो टू स्टेप प्रोसेस, अब अचानक से P2 पे नहीं लाए, पहले क्या किया, किसी और पोजीशन पे लाए। मान लो पहले कर दिया हमने P मिडल, कहीं मिडल पे ले आए, तो इस जगह पर ले आया, फिर यहाँ पर मान लो उस केस में पहले पिस्टन यहाँ तक आया और प्रेशर जो P1 था वो चेंज होके PM आ गया। तो अप टू P1 टू PM जब जाएगा तो वर्क हमारा देख लो ये पार्ट होगा, इतना सा दिख रहा है वर्क हमारा, उस केस में सिर्फ इतना सा, ये इतना सा पार्ट। कलर दूसरे कलर से करें तो शायद ज्यादा अच्छा दिखेगा, रेड से, ये से, बस इतना सा पार्ट होगा फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में फिर से PM को P2 तक ले, और इस केस में हमारा वर्क फिर नेक्स्ट जो है हमारा कुछ ऐसा होगा, इतना सा। अब देखो क्या हुआ, वर्क इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, सिंगल स्टेप से इसमें ज्यादा वर्क हो गया। अब नेक्स्ट एन स्टेप, बहुत सारे ऐसी स्टेप किए हमने, क्या किया, सबसे पहले प्रेशर को P1 पे था, P1 से हमने क्या किया, इसको Pn कर दिया, फिर Pn-1 कर दिया, फिर Pn-2 कर दिया, और ये इस तरह से फाइनली P2 पे चला। एन स्टेप जब करोगे तो हमारा वर्क हर स्टेप में इस तरीके से जाएगा, ये गया फिर ये गया, तो हमारा क्या वर्क इंक्रीज होने लगा, यानी स्टेप जितने बढ़ते जाएंगे वर्क उतना ज्यादा होता जाएगा, उतना ज्यादा वर्क। और एन टेंडिंग टू इनफिनाइट कर दोगे इसी को, एन को क्या करोगे, एन टेंडिंग टू इनफिनाइट कर दोगे तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा, और यही जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी देख रहे हो ना, ये it will convert into this when n tending to infinity। तो n जब टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है उस केस में ये देखोगे P1 जो स्टार्टिंग का प्रेशर था, स्टार्टिंग प्रेशर, उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं, P1 प्लस dp करते हैं, मतलब ये P1 माइनस dp करते हैं। ये हमारा पिस्टन है, ये गैस है यहाँ पर, और ये पिस्टन था, तो इधर इधर का तो P1 है, और इस साइड से हम लोग कितना चेंज करते हैं, मात्र P1 माइनस dp कर देते हैं, तो राइट मूव कर पाते। हमेशा ये dp ही घटाते हैं, और dp टेंडिंग टू 0 है। तो चूंकि चेंज जो है कि ड्राइविंग फोर्स, प्रेशर का चेंज डिफरेंस बहुत स्मॉल है, तो डिफरेंस इन प्रेशर वेरी स्मॉल, और इसके कारण ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा। डिफरेंस इन प्रेशर वेरी स्मॉल है, सो यू कैन से जो ड्राइविंग फोर्स है, जो फोर्स राइट साइड में पिस्टन को कर सकता था वो बहुत स्मॉल है, सो प्रोसेस विल बी वेरी वेरी स्लो। सो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस का एक डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यदि इतना समझ में आया है तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस का कहीं एग्जैक्ट डिफिनेशन दिया हुआ हो तो वो हम लोग लिखेंगे, क्या है? अब देख सकते हो ये एक स्टेटमेंट है जो मैं कहीं से लाया हूँ, इसको समझने का प्रयास करो। जो हम अभी बताए हैं उससे मैच करता है कि नहीं, जरा देखो ये क्या मैच करता है। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक बार पढ़ो इसे, क्या कहता है ये। देखो क्या कह रहा है, ए परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए थियोरेटिकल प्रोसेस। मींस ये थियोरेटिकल है, एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। स्टेप जो है हमारा इनफाइनाइट स्टेप हो, हमें P1 से P2 जाना है और बहुत धीरे धीरे प्रेशर को कम करते जाए और P2 तक जाए। तो पहली बात तो कह दिया ये थियोरेटिकल प्रोसेस है, यानी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम लेता है। बट रिवर्सिबल प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिजल्ट्स मैक्सिमम इफिशियंसी इन एनी मशीन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जरूर है क्योंकि ये बता देता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी इसी से आए। The actual process occurring in the machine is quasi-static, which may tend to reversible or reversible. तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक थियोरेटिकल प्रोसेस है, मींस एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं हो सकता है। बट हाँ, स्टेप जितना ज्यादा तुम बढ़ा दोगे, जितना ज्यादा स्टेप करोगे, वर्क डन उतना ज्यादा होगा इन एक्सपेंशन। सॉरी, इन एक्सपेंशन, यस, इन एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा वर्क डन आप कर पाओगे अगर हमने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाना शुरू कर। तो क्या ये समझ में आया तुम लोगों को जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ? बोलो, क्या कुछ दिक्कत है? नहीं सर। क्लियर हो गया? हाँ थोड़ा सा। भांगी, यस सर। यदि क्लियर हो गया तो हम लोग अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, हाँ, इंट्रोपी। अब देखो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मान लो यही प्रोसेस है, ये वाला अगर प्रोसेस हम देखें, सपोज करो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये P है, ये B है। यहाँ 1 से 2 चला, लेकिन 1 से 2 कैसे गया? इरिवर्सिबली ऐसे चला, ये इरिवर्सिबली है। और यहाँ पर कुछ प्रेशर है, सपोज करो प्रेशर यहाँ पर 5 है एटीएम में, और ये 1 है, ये मान लो 7 है, ये A है और ये B, इरिवर्सिबल। अब यदि तुम्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो, ये क्या होगा? और चेंज इन इंथैल्पी निकालना हो, क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो, क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग इसका पाथ तो कुछ जानते नहीं है, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखो इनिशियल और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम तो हमें पता है ना जी, कि नहीं पता है? इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम क्योंकि पता है, तो हम लोग अपने मर्जी से कोई भी पाथ ले लें। हम लोग ऐसे करके बोले ठीक है तुम तो इरिवर्सिबल बोल रहे हो,
लेकिन हमें पता है कि तुम इरिवर्सिबल से जाओ या रिवर्सिबल से जाओ। ये 3 स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कैसे गए उस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे तुम्हें जो करना है करो, हम तो ऐसे चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? आइसोथर्मली चले जाएंगे या आइसोबारिक, कैसे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसोथर्मली चले जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं हम आइसोबारिक जाएंगे और फिर आइसोपूरिक जाएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं हम तो क्या करेंगे, पहले ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे। बोलो जाने दो, तुमको जैसे जाना है जाओ। और उस केस में तुम निकाल लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी निकाल लो। मीन्स हम लोग क्या कर दिया, यहाँ सी के थ्रू गया और कोई इधर से डी के थ्रू चला, तो हम लोग ए सी डी भी जा सकते हैं, सॉरी ए सी बी के थ्रू जा सकते हैं, या फिर ए डी बी के थ्रू जा सकते हैं। कैसे भी जाए ये तीनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन सॉरी स्टेट फंक्शन। लेकिन वर्क नहीं निकाल सकते हैं उस तरीके से हम लोग, क्योंकि वर्क तो एक पाथ फंक्शन। So now come to some question. चलो कुछ इजी इजी क्वेश्चन ही करते हैं, ये कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन करेंगे। पहले पहले इसका आंसर क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 जूल when 100 calorie heat is supplied. The internal energy during the process is, ऐसे करोगे कैलोरी को जूल में बदलना पड़ेगा। तो 7C आएगा। हाँ क्या करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम तुम्हारा निगेटिव होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, तो D वर्क डन आएगा, D। माइनस 300 जूल, यस सर, फिर D आना चाहिए। और हीट सप्लाइड Q इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ये पॉजिटिव, यानी 100 कैलोरी है। कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करें? 4.2 से मल्टीप्लाई। 4.2, तो 100 इंटू 4.2, तो ये तो 420 हो गया। तो आंसर रूल क्या लगेगा, डेल यू इक्वल टू Q प्लस W। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस 300 प्लस 420, सो इट इज 120 जूल हो जाएगा आंसर। सो योर आंसर इज डी। देखो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसे करो।
क्या होगा? One mole of a gas absorbs that much of heat at constant volume. Temperature rise is this change in internal energy. First law of thermodynamics. Del U equal to Q plus W. चलिए W क्या होगा इस प्रोसेस में? वर्क डन क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहा है। देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहा है और वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम 0 होता है। क्यू क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? अब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस 200 है। इंटरनल एनर्जी भी वही होगी। डेल यू इक्वल टू प्लस 200 प्लस 0, तो डेल यू तो निकल गया। तो आगे का डाटा दिया है वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। बस इतना ही आंसर हो, आगे के डाटा का कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बताओ आंसर। मैं टाइम देता हूँ। So E. ये a system has internal energy U1 is taken out. Taken out means Q तुम्हारा निगेटिव हो, is done on it. ठीक है, तो U1 प्लस ये बोले सही तो है, सही है ये आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल तुम लोग का टेस्ट लेंगे, कल संडे है। टॉपिक क्या क्या बोले थे? टॉपिक मुझे एक बार याद दिला दो पूरा। आइसोमेरिज्म, So general organic chemistry और physics में oscillations और mechanical properties of solids था। जीओसी और ऑसिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यही ना? Yes. ठीक है, कल तुम लोग को टेस्ट शाम में देना। तो अभी एंड करते हैं।